स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम थर्ड वीक सितंबर महीने के थर्ड वीक का PIB का एनालिसिस करने वाले हैं 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। तो आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की PDF आपको माय डियर फ्रेंड्स कहाँ मिलेगी? इस सेशन की PDF आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? प्रशांत तिवारी नाम का ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और साथ में अगर देखें तो चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे आपका PYQs हो, इन सभी के क्या है आपको अपडेट प्लस में इनकी PDF सब कुछ आपको इन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं अपना स्टोरी प्लस में अपने एक्सपीरियंस को, इनसाइट, ये सब चीज़ें भी शेयर करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स सभी के लिए, कि आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एक कवर चाहिए कि आप 2025 का भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं, 2024 का भी देना चाहते हैं, 2025 का भी देना चाहते हैं, तो आप ना एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ में, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी, फिर 2 साल की वैलिडिटी, फिर 3 साल की वैलिडिटी के हिसाब से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इसमें खास चीज क्या है कि जैसे मान के चलिए आपने 2 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स परचेज किया, तो जो 2024 में प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है प्लस में मेंस का क्रैश कोर्स है वो तो मिलेगा ही, साथ में नेक्स्ट ईयर का भी जो SIP है, सक्सेस इन प्रीलिम्स 2025 का, SIP जो MIP है यानी कि मेंस के अंदर में जो सक्सेस वाला प्रोग्राम है, वो सब चीजें आपको क्या है 2025 वाली मिलेंगी। तो ये एक बेहतरीन फीचर है इसका, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस इस तरह से है, फर्स्ट ईयर का अगर देखा जाए तो 23,999 रुपए से ये प्राइस शुरू हो रहा है। आप PRT लाइव कोड लगा के अंदर में इसमें क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, आपको देर नहीं करना चाहिए, इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला आर्टिकल अगर देखें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, सितंबर में, वैसे तो इसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इसको लॉन्च सितंबर के महीने में किया गया है, विश्वकर्मा डे के दिन। और इसके अंदर में है कि आप सभी विश्वकर्मा से समझ रहे होंगे कि जो आर्टिशंस हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीजों के रिलेटेड जो काम करते हैं, उनके लिए स्कीम है। तो मोटा मोटा इसके अंदर में 2 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा रहा है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, और कम सब इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, जिससे आप अपने काम को आगे बढ़ा सके। दूसरा क्या है, कोई अगर अपस्किलिंग करना चाहता है, अपने अंदर में कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है, स्किल के अंदर में अपग्रेडेशन करना चाहता है, तो वो भी कंपोनेंट इसके अंदर में है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वकर्मा जयंती वाले दिन 17 सितंबर को क्या है इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के अंदर में क्या है, जो विश्वकर्मा है उनको रजिस्टर किया जाएगा कॉमन सर्विसेज के थ्रू, और उनको फिर क्या है बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे उनको विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ID कार्ड दिया जाएगा, फिर उसके बाद में स्किल अपग्रेडेशन हो गया, और साथ में मैंने आपको क्या बताया, इंसेंटिव भी मिलेगा स्किल अपग्रेडेशन के लिए। ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि स्किल आप सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल नहीं अपग्रेड करेंगे, आपको साथ में क्या है कुछ इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप अगर कोलैटरल फ्री क्रेडिट चाहते हैं, लोन चाहते हैं, क्योंकि आपने अगर कोई स्किल सीखी है तो आप क्या चाहेंगे कि भाई हम अपना क्या करें, काम शुरू करें। तो उस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले इंस्टांस में 1 लाख का लोन दिया जाएगा, फिर सेकंड उसमें 2 लाख का लोन दिया जाएगा। कितने इंटरेस्ट रेट पर? 5% के इंटरेस्ट रेट पर आपको ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, ये फुल्ली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो कॉस्ट बताया जा रहा है 13,000 करोड़ के आसपास में कॉस्ट बताया जा रहा है। तो इसके अंदर में स्कीम क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है? सबसे पहली बात तो ये जो लाइवलीहुड है उसको इंश्योर कर रही है, साथ में जो हमारे पास में जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको भी क्या है आगे की तरफ लेकर चलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्राइम फोकस किस चीज का है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम का, कि इंप्रूव किया जाए क्वालिटी एज वेल एज द रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स, और जो डायरेक्टली क्या करेगा, इनकम के ऊपर में भी इंपैक्ट करेगा। तो समझ में आया PM विश्वकर्मा स्कीम। कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर में जो फंड है वो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, शेयर किया जाए, तो आप नहीं कहेंगे नहीं, इसे फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है। 1 लाख का फर्स्ट ट्रांस में, सेकंड में कितना 2 लाख का, इंटरेस्ट रेट कितना 5%, प्लस में जो अपस्किलिंग करना चाहते हैं, स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है इंसेंटिव का भी मैकेनिज्म है इसके अंदर। ठीक है,
तो इसके अंदर में रूरल और अर्बन एरियाज को फोकस किया जा रहा है। आपसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये स्कीम रूरल एरिया पर ही क्या कर रही है, फोकस कर रही है, तो आप कह देंगे नहीं। ठीक है, तो 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को इसके अंदर में चूज किया गया, जैसे कारपेंटर, बोट मेकर, ब्लैकस्मिथ, आर्मर, लॉकस्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर, पॉटर, ये सारे के सारे इनको क्या किया गया, फिशिंग जो नेट मेकर होते हैं, इन सभी को इसके अंदर में किया गया। तो 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर में। नेक्स्ट जो है स्वच्छता ही सेवा। आप सभी जानते हैं कि हम लगातार फोकस्ड हैं स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर में, जहां पर हम लगातार इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ते ही रहते हैं। तो स्वच्छता ही सेवा ऐसा करके लॉन्च किया गया है, आपको 15 सितंबर को लॉन्च किया गया था, और ये कब तक चलेगा, 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर के दिन क्या है, गांधी जयंती के दिन स्वच्छता ही सेवा करके अलग अलग श्रमदान, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलाए जाते हैं। तो स्वच्छ भारत दिवस से पहले पूरे देश के अंदर में स्वच्छता का एक माहौल बनाने के लिए, स्वच्छता को आगे प्रमोट करने के लिए एक क्या है, मिशन लॉन्च किया गया, जिसको हम कहते हैं स्वच्छता ही सेवा। ठीक है, जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड ग्रामीण दोनों के द्वारा किया गया, और ये 15 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोबिलाइज करना है पार्टिसिपेशन ऑफ करोड्स ऑफ सिटीजंस का। आप ये 15 दिन बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे सभी के सभी लोग क्या है, इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे। थीम क्या है इसकी, स्वच्छता ही सेवा की, गार्बेज फ्री इंडिया, ये क्या रहने वाली है, थीम रहने वाली है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, सभी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट इसके अंदर में भाग लेंगे। ठीक है, सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट, जूज, हर जगह पर भाग लिया जाएगा। इसके अंदर में सफाई के ऊपर में ध्यान दिया जाएगा कि कैसे गार्बेज को इंपॉर्टेंट स्पेसेस से हटाया जाए, जो लीगेसी वेस्ट जहां पर रहता है, लगातार वेस्ट वहां पर रहता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे जो पेंटिंग्स वगैरह उनको कैसे ठीक किया जाए, रिपेयर किया जाए, साफ किया जाए, ऑल सैनिटेशन जो एसेट्स हैं उनको दोबारा से कैसे नई ब्रांडिंग के साथ में उनको साफ करके दोबारा से, ये सारी चीजें इसके अंदर में रहने वाली है। स्वच्छता ही सेवा, बस इतना याद रखिएगा। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार आ जाता है अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार। तो ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, उनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये उनको मिला है। अब ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है क्या, ये हर साल दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, ऑन ए डिपार्टमेंट विच स्टैंड्स फर्स्ट अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज। सभी मिनिस्ट्रीज में जो भी डिपार्टमेंट सबसे पहले नंबर पर रहता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो, और एक और इसके अंदर में कंडीशन क्या, फर्स्ट अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज विद लेस देन 300 एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। और एक किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रोश हशना। आप सभी इसके बारे में, इजराइल से रिलेटेड आपने देखा होगा कि ये ज्यूइश न्यू ईयर है, फेस्टिवल है, जो सितंबर या अक्टूबर में क्या किया जाता है, जो ज्यूइश कैलेंडर है उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 दिन का फेस्टिवल रहता है। तो याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि कहाँ का है, किन का है, प्लस में इजराइल भी पूछ सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अभी क्या है, न्यूज में यूनेस्को हेरिटेज साइट बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। तो एक दिन पहले न्यूज आई थी कि जो शांति निकेतन है, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो वो क्या है शांति निकेतन, उसको क्या है 41st वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में आ गया, यानी कि 41st नंबर है भारत की तरफ से। और उसके बाद में आप सभी को पता है कि टेंपल भी इंक्लूड हुए थे। तो देखते हैं सबसे पहले जो टाउन है, जो क्या है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का टाउन है, जिसको किसने फाउंड किया था, प्लीज याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फाउंड किया था। ठीक है, इसको रिकॉग्निशन मिला है, इसको अनाउंस किया गया है, कौन सा, उसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, 45 सेशन के अंदर में अनाउंस किया गया है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की हुई है। कहां पर हुई है, सऊदी अरेबिया में हुई है, भारत में नहीं हुई है, ये चीज भी क्लियर रखिएगा। देखिए फैक्ट कई सारे कभी भी पूछ सकते हैं कि इन 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, क्या नाम है आपका, जो शांति निकेतन है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया, नहीं 45। ठीक है, तो इसके इंक्लूजन के साथ में, यानी कि शांति निकेतन के इंक्लूजन के साथ में भारत में कितने हो चुके हैं,
41 हो चुके हैं, यानी कि ये 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भारत के अंदर में है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का 3rd है। अब ये भी देखिए, ये भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि रिसेंटली यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में आया है भारत में, तो वो वेस्ट बंगाल का पहला है। तो आप कह देंगे नहीं, वेस्ट बंगाल का 3रा है, क्योंकि इससे पहले वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन नेशनल पार्क है और जो दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे है, ये ऑलरेडी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पुराना धरोहर है उसको लगातार हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शांति निकेतन का उसके अंदर में इंक्लूजन, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसमें एक स्टेप और आगे है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैन बी एनी प्लेस जो लैंड, आइलैंड, लेक, फॉरेस्ट, मॉन्यूमेंट, डेजर्ट, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग अ पर्टिकुलर कल्चर और फिजिकल सिग्निफिकेंस बाय यूनेस्को, तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन है, ये 1972 के अंदर में फॉर्म किया गया था, जिसके तहत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट बनी थी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभार ये सब चीजें पूछ भी सकते हैं कि कब बना था, कौन सा ईयर था, तो ये भी चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये 41st था। तो उसके बाद में जो होयसला टेम्पल्स, यानी कि आपका ये भी ऐड हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर में, इसको भी स्टेटस मिला। तो ये क्या हो चुका है, 42nd साइट हो चुकी है। अब होयसलाज जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे द्रविड़ आर्किटेक्चर आप पढ़ते हैं, नगर आर्किटेक्चर आप पढ़ते हैं। तो ऐसे ही होयसला जो आपका क्या नाम है, कर्नाटका के अंदर में जो एक पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पे मैसूरू वाला जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, बेल्लूर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो ये टेम्पल है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आ चुका है। और भारत का कौन सा हो चुका है, 42nd हो चुका है। 41st कौन सा है, 41वां कौन सा है, शांति निकेतन, ये क्या है, 42वां है। तो ये जो टेम्पल्स हैं कहां पर लोकेटेड है, बेल्लूर में है, हेलेबिदु में है, ठीक है। और उसके बाद में कहां पर है, मैसूरू, या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये भी आपसे कई बार पूछ सकते हैं। तो इनको हम पोएट्री कार्व्ड इन द स्टोन इस नाम से भी जाना जाता है, कई बार इतने बेहतरीन बने हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो टेम्पल्स के अंदर में क्या क्या है, ये चीज याद रखिएगा, 3 अलग अलग टेम्पल्स का जिक्र किया जा रहा है। चनकेश्वर टेम्पल जो बेल्लूर में है, प्लीज याद रखिएगा, जो किसके लिए है, किंग विष्णुवर्धन जी के द्वारा किया गया था। और किसके लिए है, भगवान विष्णु जी के लिए है। प्लीज याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग करके आएगा, चन्ना केशवा टेम्पल, उसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है। ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, कई बार उसने क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर वैष्णवेत या शैविज्म या शक्ति कल्ट किसकी पूजा की जाए, तो याद रखिएगा। ऐसी एक है होयसलेश्वरा टेम्पल, ये किसके द्वारा किया गया, किंग विष्णुवर्धन जी के द्वारा ही, और ये शिव जी के लिए, किसके लिए, शिव जी के लिए। ऐसी केशव टेम्पल, ये किसके लिए, प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किसके लिए, विष्णु जी के लिए। तो प्लीज याद रखिएगा, 42वां है। और उससे पहले कौन, यानी कि होयसला जो टेम्पल्स हैं वो 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आ चुका है, लिस्ट के अंदर में। और 41st कौन सा है, शांति निकेतन, ठीक है। तो ये जो टेम्पल बेल्लूर और हेलेबिदु में है, उनको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में 2014 में डाला गया था, दैट्स इट, ठीक है। तो होयसला ये क्या है, उन्होंने रूल किया था आपके कर्नाटका वाले रीजन को, ठीक है, कर्नाटका वाले रीजन को, कब, 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ सकते हैं। संवत्सरी, 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 कई लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मैं तो इसको संवत्सरी ही बोलता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको आप ये समझ सकते हैं कि जैन कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है, श्वेतांबर सेक्ट का, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि श्वेतांबर सेक्ट का ज्यादा है या फिर दिगंबर सेक्ट का है। तो याद रखिएगा, संवत्सरी ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो जैन समुदाय के द्वारा किया जाता है, जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, और श्वेतांबर सेक्ट उसके अंदर में करता है। अब इसके अंदर में होता क्या है, 8 दिन का इसके अंदर में प्रेयर्स की जाती हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं पर्युषना किया जाता है। याद रखिए, एग्जाम के अंदर में पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि मैं जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आप सभी को पता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप पूरी उम्मीद रखिए कि यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। संवत्सरी रिसेंटली सीन इन न्यूज किससे एसोसिएटेड है, क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, ठीक है, याद रखिएगा।
संवत्सरी को, जिसको डे ऑफ फॉरगिवनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या है, जो लोग हैं वो क्या है, माफी दूसरों लोगों से मांगते हैं कि उन्होंने अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती कर दी। कितनी बढ़िया चीज है ना, कि हमसे जानकर भी अनजान बनकर भी कोई गलती अगर हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, आप सभी जानते हैं ये एक्ट बन चुका है, बिल पास हो चुका है। क्या है, विमेन रिजर्वेशन का बिल। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा बिल आया है, 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये। और इसके अंदर में प्रोविजन क्या है, 33% सीट्स को रिजर्व करना, कहां पर, लोकसभा में, एंड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में सीट्स को क्या करना है, रिजर्व करना है। उसके लिए बिल लेकर आया गया है। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसे इंक्रीज हो, उसके लिए लगातार क्या होती है, डिबेट डिस्कशन हर जगह होता रहता है। क्योंकि अगर आबादी को देखा जाए तो 50% वो क्या है, आबादी है। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन को देखा जाता है तो अगर लोकसभा में देखा जाए 15% मैक्सिमम है। ये बहुत क्या है, मतलब कहते हैं ना, इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। तो इसको चेंज करने के लिए काफी समय से 90s से ही 70s से ही मांग की, इवन 1931 में भी मांग की गई थी कि विमेन का रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए, जिससे विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो। और कई जगह पे ये प्रूवन फैक्ट है कि विमेन का जब प्लानिंग के अंदर में हम इन्वॉल्व करते हैं तो जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो बहुत कम है संख्या में, उनका जुडिशियल यूज कैसे हो, उसके अंदर में महिलाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि जैसे आप जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में भी बार बार बात कही जा रही है कि कैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होना चाहिए। हम एजुकेशन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने की बात करते हैं। हम जैसे इंजीनियरिंग फील्ड का आप एग्जांपल ले लीजिए, आप मैकेनिकल फील्ड का एग्जांपल ले लीजिए, इंजीनियरिंग के अंदर में वहां पर हमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो महिलाओं का, अब अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, ग्रास रूट लेवल पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में हमने ऑलरेडी रिजर्वेशन का प्रोविजन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज में कर रखा है। तो याद रखिएगा, ये लोकसभा के अंदर में और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में 33% रिजर्वेशन की बात की गई है। इस बिल के अंदर में क्या किया गया है, 1/3 सीट, क्या 33%, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। किसके लिए, महिलाओं के लिए। राज्यसभा में नहीं है, प्लीज पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है नौखाई, आप सभी नाम से ही समझ गए होंगे कहां से रिलेटेड है, ओडिशा से रिलेटेड है। तो ये फेस्टिवल आपका ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर जो पहले प्रोड्यूस होते हैं ना, मतलब जो खेत में हमने पहला जो उगाया उसको क्या भगवान को समर्पित किया जाता है। ठीक है, और बड़ों के क्या लिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। नौखाई, नौ मतलब न्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये क्या है, सेलिब्रेटेड इन संबलपुर में। आपको एग्जाम्पल के लिए पूछा जाएगा, या अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा के अंदर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो नौखाई, उसको हम काफी वैदिक पीरियड से देख रहे हैं, और नौ मीन्स न्यू और खाई मीन्स फूड। तो कई जगह पर, और एक चीज आपने एक और चीज देखी होगी कि नए अनाज को भगवान को समर्पित करना, ऐसे आपको अलग अलग रीजन्स के अंदर में अलग अलग त्योहार देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन को भी शो करता है। कम्युनिटीज का जो आपस में बॉन्ड है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो नौखाई आपका उड़ीसा से एसोसिएटेड है। ऐसी अगर आप देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड में देखेंगे तो वहां पर नौखाई परब या फिर नबा नो, ये सब चीजें भी क्या करी जाती हैं। नबा, नबा का मतलब न्यू, और अन्नो का मतलब क्या, अन्न, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको देखना है, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। इस साल में कितना प्रोडक्शन होगा उसका क्या करना, सर्वे करना। ये कैच आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री कराती है। तो आप ये देखिएगा, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, ये हर साल कंडक्ट किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि इससे अंदाजा लगाया जा सके कि एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर क्या रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसी सर्वे किस लिए कराया जाता है कि भाई कैसे कैसे फील्ड को सिलेक्ट किया गया, कैसे हार्वेस्टिंग होगी, कितना प्रोड्यूस होगा, जिससे आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या है, एस्टिमेट करने के लिए कि मेजर और माइनर क्रॉप का यील्ड क्या होगा, यानी कि प्रोडक्शन कितना होगा। और ये कौन कराता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं कराती। मैं कह रहा हूं ये कैच आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है, नहीं।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको मैं मॉस्पी भी बोलता हूं, MOSPI, वो कराते हैं, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर में 68 क्रॉप्स को कवर किया जाता है, 52 फूड होते हैं, 16 नॉन फूड होते हैं, 22 स्टेट में और 4 यूनियन में करा गया, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए पोर्टल भी बनाया गया, ऐप भी बनाया गया, जिससे डाटा को इकट्ठा करने में आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, इंडियन कोस्ट गार्ड का समुद्र प्रहरी, क्या समुद्र प्रहरी, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, नाम क्या है उसका, समुद्र प्रहरी है, जिसने कॉम्प्रिहेंसिव पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज करी और इसको काफी थाईलैंड तक हो गया। तो याद रखिएगा, समुद्र प्रहरी इंडियन कोस्ट गार्ड का वेसल है, वाहन है, किस चीज के लिए, कि आपका जो पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज के अंदर में थाईलैंड के, ठीक है, काफी सारे वो हुए इसके अंदर में, और इस एक्सरसाइज के अंदर में ये देखा गया कि कैसे पॉल्यूशन रिस्पॉन्स प्लान को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बस इतना ही है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और कुछ आपको करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सेशन बहुत छोटा और क्रिस्प रहने वाला है, क्योंकि आर्टिकल लिमिटेड ही है। वीक के अंदर में आप खुद सोचिए कि कितने ही ज़्यादा आर्टिकल आ जाएंगे। तो ये वीक का एनालिसिस था, इसकी PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। लास्ट वीक का मैं कल परसों में उसके भी एनालिसिस लेकर आ जाऊँगा। ये दोस्तों बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप अगर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 ईयर वाला प्लान ले सकते हैं। अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि भाई 2 साल मुझे तैयारी, या 2 साल के लिए, तो 2 साल वाला ले सकते हैं, 3 साल वाला ले सकते हैं। तीनों भाषाओं में अवेलेबल है। PRT लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।